डॉक्टर साहब, खेल मैं समझता हूं कि उज्जैनी मलखंब की नगरी है, उज्जैनी भगवान शिव की नगरी तो है ही, और आपका जिस तरह का मैंने देखा है कि योग और इसके अलावा हमने आपको चाहे वो लाठी वाला वो विषय हो, वो भी ये बताता है कि बचपन में आपने काफी शरीर सौष्ठव और इसकी तरफ काफी ध्यान दिया है। इसकी महत्ता थोड़ी सी जरा, यहाँ युवा बड़ी संख्या में है और मध्य प्रदेश के लाखों लोग आपको देख रहे हैं, जरा इस पर बता दीजिए कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले फुटबॉल खेलो, जब किसी युवा ने कहा गीता समझनी है, उन्होंने कहा स्वस्थ शरीर होगा, रक्त अच्छा बहेगा तो समझ पाओगे गीता। बहुत वैसे तो बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से माननीय शरद जी आपका अभिनंदन, माननीय सुनील बंसल जी, इस अवसर पर हमारे सभी बंसल परिवार के नवोदित उद्यमी मित्रों के साथ पूरे प्रदेश की सभी सम्मानित होने वाली हमारी युवा हस्तियां, आपका सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नए साल की सबको बधाई देता हूं, आपको मंगल कामना। आपने एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न कर लिए, तो मैं उत्तर को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे यहाँ अपने भारतीय जीवन पद्धति में खेल का क्या महत्व है, ये आदिकाल से, और युवाओं पे क्या भरोसा है, ये भगवान राम कृष्ण के काल से कई कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। और सच में शरीर के साथ बोलने के लिए तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे भी निपटा लें कि परमात्मा ने ये प्रसाद दिया है, तो इसकी जितनी हम अच्छे से साल संभाल चिंता करेंगे, ये उतने ही प्रकार से आपको अपने काम में यश देगा। इसलिए हमारा 10 सुखों की कल्पना की गई, उसमें पहला सुख निरोगी काया, यहीं से शुरू होती है ना अपने, फिर बाद में माया, सुलक्षणा नारी, अलग अलग कारण है। तो हमारे शरीर की और शरीर के माध्यम से हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। और ये सही है कि मुझे भी बचपन से घर परिवार में ये सब करने का मजा भी, आनंद भी है, लेकिन अब इसमें हमारे यहाँ खेल की क्या महत्ता है, ये तो हर काल में ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ तो स्वयंवर के बिना विवाह भी नहीं होते थे, तो पराक्रम पुरुषार्थ, और उस समय के काल से स्वयंवर बेटियां अपने वर के चयन करने के लिए उसकी मर्जी आए वैसी शर्त लगा दे, जैसे पिनाक धनुष भगवान राम ने उठा करके विवाह सीता माता से किया, लेकिन ऐसा कहा जाता कि उस पिनाक धनुष को कई बार सीता माता हाथ से उठा के इधर उधर अपनी साफ सफाई और सब काम कर लेती थी। तो हमारी गौरवशाली परंपरा है, शरीर के साथ चिंता करने की, महिला हो पुरुष हो, सब प्रारंभ से ही करते हैं। तो खेलकूद का मजा अलग ही है। अब मैं इसमें केवल आपको एक बाज की कहानी बताता। मनोज जी है ना आपके यहाँ? हाँ, बैठे, सामने बैठे। मनोज जी हमारे सबके लिए काम की चीज है, वैसे तो मैं वैसे बता देता हूँ। ये बाज होते ना, बाज जी ऊपर जी, बाज की क्या आदत रहती है कि ये बाज उड़ते हुए उसका जो भोजन भी करना रहता है जी, तो वो कोई जमीन पे पक्षी बैठा है उसको पकड़ के खाएगा ऐसा नहीं रहता जी। वो हवा में जहां पक्षी उड़ रहे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऊपर उड़ता रहता है, और उसी में से सिलेक्ट करता है और उसको उठा करके ले जाता है, और उससे वो, और ये उसकी विशेषता रहती है कि वो उसकी पसंद का जैसा चाहे लेता है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बाज की आयु थोड़ी सी लंबी भी होती है, लेकिन वो उसके साथ कुछ कठिनाई भी खड़ी होती जाती है जी। एक उम्र के बाद बाज के पास में धीरे धीरे उसके नाखून, पैरों के नाखून बड़े हो जाते हैं, आंखों की चमड़ी लटकती हुई थोड़ी थोड़ी उसको कम दिखने की स्थिति में आती है, चोंच उसकी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है ताकि पकड़ने की स्थिति भी कमजोर पड़ती है।
तो ये करते करते वो एक तरह से बुढ़ापे के लक्षण उसके पास आ गए जी। तो बाज क्या करता है कि वो चोंच बड़ी हो गई, पंख बड़े हो गए, डेने उसके, चमड़ी बड़ी हो गई, नाखून बड़े हो गए, तो शिकार करते करते एक दिन वो तय करता तो अपना अच्छा सा पेट भर लेता है। जब उसको लगता कि मैंने अच्छे से पेट भर लिया, फिर ऊपर चट्टान पे ऊपर कहीं कोने में एक तरफ जहां उसको अपनी जान पे खतरा न हो या जो भी उसके मन में आता है, तो सुरक्षित स्थान पे जाकर के अपने उस जगह पे पहुंचने के बाद वो अपने खुद के शरीर के जैसे अपने सारे पंख नोचता है, एक एक पंख नोच नोच के खूनम खून हो जाता है। फिर अपने नाखून नोचता है, नाखून भी नोच नोच के सारे नाखून गिरा लेता है। आखिरी में चोंच बचती है, चोंच फिर वो अपने चट्टान से टकरा टकरा के चोंच भी तोड़ देता है। और उसके पास चोंच नहीं है, पंख भी सारे छिला गए, नाखून भी छिला गए, और वो खूनम खून ऐसे बैठा हुआ है। अब बैठने के बाद वो क्या करता है, वो इंतजार करता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन बगैर खाए पिए उसी में धीरे धीरे परमात्मा उसके पंख वापस आने लगते हैं, नाखून आने लगते हैं, चोंच वापस नहीं आ जाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता कि बिल्कुल वो जवान हो जाता है, वो अपने उस दौर का, फिर वो पंख फड़फड़ाते हुए फिर निकल पड़ता है नए शिकार की, नए दौर के लिए, नई व्यवस्था के लिए। मेरे ख्याल से इसने सब कुछ कह दिया, और एक सोच भी ये बताती है कि हम सब, एक ग्रीक कथा भी है फीनिक्स की। फीनिक्स के बारे में कहा जाता है डॉक्टर साहब कि वो अपनी राख से जन्म लेता है, और ये हमारी सनातन की जो आपने एक बात बताई। एक और छोटा सा सवाल लेके मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा वक्त आपका न लें। डॉक्टर साहब, ये समय ऐसा है कि हर आदमी परेशान है, और मैं आपके उन्मुक्त हास्य को देखता हूं तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि अध्यात्म की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमने उसके मर्म को नहीं समझा है। आप कृष्ण को बहुत अनुयायी हैं, कृष्ण के, कृष्ण पथ की बात है मध्य प्रदेश में, और मैं अद्भुत पुस्तक मानता हूं दुनिया की, धार्मिक नहीं, अद्भुत पुस्तक है गीता, जो कहती है कि कुछ नहीं, कर्म करना तुम्हारे हाथ में। हमारे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ सवाल उठे थे बीच में कि साहब क्या करें, बहुत मुश्किलें हैं, पैसा नहीं है पास में, जिंदगी कई बार उलझाती है, खेल में कई बार दिक्कतें पैदा होती। आप क्या कहेंगे, अपने अनुभव को कुछ इनके साथ साझा करिए। आज आप एक टॉप पद पर हैं, लेकिन यहां आना 43 साल का राजनीतिक जीवन, संघर्षों की अनेक गाथा, छोटी सी दुकान, वहां से पिताजी के साथ संघर्ष। जी, फिर बड़ा सवाल है, माफ कीजिएगा, जल्दी समेटना नहीं। जी, व्यक्ति की योग्यता होना चाहिए, उसके मन में प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसका स्टार्टअप होना चाहिए, उसकी अपनी कल्पनाशीलता होना चाहिए, और फिर काम को करते करते उसकी सुचिता, उसका ध्यान, उसकी व्यवस्थित प्लानिंग। फिर कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक उम्र के बाद में, एक समय के बाद में, हर एक चीजों के लिए उसके पास समय भी होना चाहिए। पैसा बहुत हो गया लेकिन समय नहीं बचा तो क्या फायदा। तो इसलिए फिर वहीं आएंगे, इन सब के लिए पहले स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ मन के साथ सारे चीजों का आनंद लेने के लिए उसके पास। बिल्कुल। और अटल जी की वो पंक्तियां जो उनको बहुत प्रिय थी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो आपको खड़ा तो समग्रता से होना है। और डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत साफ मंत्र है, साफ मन रखिए, शुचिता पूर्ण जीवन रखिए। और पैसा तो बैंकों में पड़ा है, हजारों करोड़ रुपया पड़ा है, और पैसा आपके मस्तिष्क और आपकी सबसे पहले शरीर की जो शक्ति है उससे निकलता है। कंक्लूड करते हुए आप कोई बात इन युवा खिलाड़ियों से कहना चाहें डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आपका, जो आपने हमेशा अपनी युवावस्था से अपने को बहुत अनुप्राणित महसूस किया हो, आपने अपने को बहुत चार्ज महसूस किया हो। जी। खिलाड़ी किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? जो हार न माने, और जिसका दमखम हमेशा बना रहे, और जो आपकी तरह हो।
और अब इसके आगे तो रोशनी आप ही डाल सकते हैं डॉक्टर साहब जी। मैंने हथियार डाल दिए जी। थोड़ा और बढ़ाओ ना जी। पूरा जीवन ही खेल है, हमेशा ही। क्या बात है, ये तो आपने गीता की व्याख्या कर दी। वाह वाह वाह। खेल कभी खत्म होते हैं क्या? हाँ, क्या बात है, क्या बहुत बहुत बढ़िया मैसेज लगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया। पूरा जीवन ही खेल है। हाँ, बहुत सुंदर। आपको हमेशा उस खेल में आनंद लेना है, जीतने के लिए बढ़ना है, उसके जीवन के हर पल का आनंद लेना है। और इसीलिए मेरा नाम जोकर की पिक्चर का समापन कैसे होता है? आनंद पिक्चर में समापन कैसे होता है ना? तो ये हमारे जीवन में सदैव अपने जीवन के इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा चुनौतियां भी रहेगी। उस चुनौतियों से आप खेलते हुए स्वस्थ मन से पार भी पाते रहोगे। और मिले हुए कोई कारण से ये भी मान के चलो कि सफलता असफलता के बारे में भी हमारे मन में कल्पना सफलता बिगाड़ती है, असफलता ही सही मार्ग पे ले जाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी। यंग खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंत्र है मित्रों, इसको गांठ बांध के जाइएगा यहां से। है ना? तो बने हुए को क्या बनाओगे, है ना? बनाने वाले के लिए तो नया टारगेट चाहिए, नई दुनिया में पहुंचना है। यहां तक आ गया तो एक मंजिल है, इसके आगे की फिर कोई और मंजिल इंतजार करती रहती, वहां तक दौड़ते रहो, चलते रहो। अब मैं तो ऐसे ही चलाता रहूंगा पूरी रात, अपना दूसरा काम क्या है बता दो। बहुत सुंदर बात कही, और इसी पर हम नहीं अच्छा है जी जी। मनोज से भी कोई पूछ सकते, कोई बात नहीं। आप सब भी, डॉक्टर साहब का खुला है बिल्कुल मैदान जी, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब के बारे में मैंने, माफ कीजिएगा, एक चीज आपको बता दूं कि इनके साथ जो अधिकारी रहते हैं उनमें से मैंने एक बहुत सीनियर ऑफिसर से पूछा कि डॉक्टर साहब से क्या पूछे, बोले ये गार्डेड नहीं रहते भैया, जो पूछ रहा हूं बोले ये कहते हैं सब आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मनोज जी। मेरा यही पूछना था, एक तो ये कि सिंहस्थ तो बिल्कुल सामने है, और सिंहस्थ को लेकर चूंकि आपके बड़े वहां भी, चूंकि उज्जैन को मैं समझता हूं, जान रहा हूं, आप जिस तरह प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, और आप हमेशा आनंद में रहते हैं, तो आनंद रहने का एक और तरीका बता दिए। हालांकि आपने बात की बात कर तमाम तरह की चीजें कह दी, और थोड़ा सा सिंहस्थ को लेकर जो बातें कही जा रही है कि एक तरह, जैसे शरद जी भी कह रहे थे कि पूरा उज्जैन इस समय ऐसा लगता है, और मुंबई में जो उज्जैन से जाकर लोग बस गए थे वो वापस आना चाहते उज्जैन, तो ये है क्या, आखिर प्लान क्या है, इसको जरूर बताइए। देखो, ये एक आपसे दोनों से मैं बात कर रहा हूं कि सिंहस्थ और उज्जैन कहना, ये उज्जैन और सिंहस्थ दोनों को छोटा करना है, दोनों को छोटा करना है। सिंहस्थ में उज्जैन की आज की आबादी अगर देखो तो 8 लाख है, लेकिन उज्जैन में जब सिंहस्थ होगा तो वो सिंहस्थ उज्जैन का नहीं है, वो प्रदेश का भी नहीं, वो देश का भी नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला होगा। तो जब विश्व का सबसे बड़ा मेला होगा तो फिर हमारी दृष्टि क्या होना चाहिए? और ऐसे में ये और जवाबदारी तब बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि 8 लाख की आबादी के एक नगर को 1-2 महीने के लिए 30 करोड़ तक फैलाना है। तो मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है, और ऐसे में 30 करोड़ लोग जहां आके जाएंगे तो उसका प्रबंधन वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रबंधन की ही परीक्षा है, और ये प्रदेश की परीक्षा है, देश की परीक्षा है कि आने जाने वाले सारे, हम तो अतिथि देवो भव की कल्पना लेके चलते, तो जब अतिथि देवता के रूप में आएंगे तो उनके जीवन में कोई बाल बराबर भी कष्ट न हो, सब दूर सुव्यवस्था हो, उस सुव्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण बने मध्य प्रदेश। इसलिए इस सिंहस्थ की व्यवस्था वैसी होगी जिसकी जरूरत है। अब ये एक प्रश्न जरूर मैं पूछता हूं, कभी आप अनुमति दो तो आप में से पूछता हूं। चलो शरद जी को थोड़ा सा हम स्नान का क्या महत्व है, स्नान क्यों करते हैं? स्नान के पीछे जो महत्व मैं समझ पाया हूं, एक तो ये कि जल में सब कुछ समाया है, जल में वो चारों तत्व समाये हैं जिनकी हम बात करते हैं, और जल
में जब चारों तत्व समाये हैं तो स्नान से ही वो तत्वों की पूर्ति हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूं। कौन समझा, जरा इस बात को जरा बता दो। पहले तो मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कर दी, इनके लिए ताली वाली बजा दो, लेकिन बात इतनी गंभीर कर दी कि पल्ले ही नहीं पड़ी है। लेकिन वास्तव में आपने सही कहा कि पंच तत्वों में से हर तत्व एक दूसरे के अंदर इसी प्रकार से अपने अलावा चारों को लेके चलते हैं। ये मालूम है कि नहीं आपको? डॉक्टर साहब ने तो बताया अच्छा, शुद्धि तन की मन की, पर गंगा जी शिप्रा जी तक ले गए। पर आप तो रोज अपने घर में भी स्नान करते हैं ना, तो इसे क्यों करते हो? कोई तो कारण होगा। जल तत्व ये शुद्धि तन की हो गई, मन की हो गई। और स्नान, अब ये तो नहीं पूछूंगा कौन नहीं करता हम तो सब रोज ही करते हैं। तो स्नान का क्या महत्व है? जल से स्नान का क्या महत्व है? इसकी आवश्यकता क्या है? क्यों करते हैं? और करने के पहले दोनों में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? नहीं मैं बता देता। मेरे ऊपर तो थोड़ा सा आपका असर था, तो मैं वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। नहीं, आपने सही बताया। देखो, दोनों बातें हैं। हमारे यहाँ स्नान का तात्पर्य, जैसे साइंस के विद्यार्थी कौन कौन है यहाँ? हाथ खड़े करें। साइंस के विद्यार्थी है ना। हम ये देखें कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जल से हुई, ये सही है ना? सारे जीव की, सब जलचर बने, बाद में थलचर नभचर पक्षी बने, स्थूल जमीन पे आए। तो सारे जीव की उत्पत्ति जल से हुई। इसलिए ऐसा भी मान सकते हैं कि जल से आपका लगाव एक अलग प्रकार का है। आपको सदैव जल आकर्षित करता है। आप प्रफुल्लित होगे तो भी जल को देख करके और आनंद बढ़ जाएगा, और आप निराशा के दौरों तो भी जल आपको अपने पास आकर्षित करता है। हमेशा बाढ़ भी आपको आकर्षित करेगी, तालाब भी आकर्षित करेगा, सूना किनारा भी आकर्षित करेगा। और आकर्षित करने में ऐसा भी मान सकते हैं कि वो आपके माँ बाप की भूमिका में, क्योंकि आपकी उत्पत्ति जल से हुई। तो आप जल से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो जैसे कोई बच्चा कितने भी कष्ट में हो, कितने भी थकान में हो, कितने भी तमाम प्रकार के अलग से वो माँ बाप के पास जाकर जितना आनंद महसूस करता है, वही आनंद हमको स्नान से मिलता कि नहीं मिलता? एक तरह से नया जीवन मिल जाता है। तो जल ही जीवन है। ये जल ही जीवन को हम अपने उस स्नेह लेपन का आधार मान लें। अब उसकी बाकी आपने जोड़ा, शुद्धि भी होती है, ये बात भी सही है, बाकी सारी बातें तो है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये जो सिंहस्थ में आप कोई तपस्या करने के लिए साधु संत आते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन सब विशेष घड़ी में स्नान के लिए आते हैं। काय के लिए आते हैं? एक स्नान, दो स्नान, शाही राजसी स्नान, ये है ना। तो स्नान से मतलब जल से जीवन की उत्पत्ति हो रही, और वो घटना को हमारी सबकी घड़ी जो है ना, ये घड़ी थोड़ी सीमित है दक्षिण भारत के, इस वर्तमान के वेस्टर्न जगत की तुलना में। 12 राशि रखी हुई है, हर राशि 30-30 डिग्री पर रखी हुई है। तो भारतीय 36, नक्षत्र 27 है। तो सिंह राशि में बृहस्पति जब प्रवेश करते तो सिंहस्थ होता है, और ये प्रत्येक 12 साल में होता है। ये घड़ी वहां चलती है। और मैं कंक्लूड करूंगा इससे, फिर हम उस पर चलेंगे कि डॉक्टर साहब की एक बात याद रखिएगा, मेरे को मैं बहुत ठिठका उस पर, कि वैश्विक आयोजन है सिंहस्थ। देखिए, ये दृष्टि प्रधानमंत्री भी हमारे हमेशा ऐसे रेखांकित करते हैं। एक ग्लोबल है ये, और उसके विकास की अवधारणा हम कितने संकीर्ण देखते हैं।
उज्जैनी सज जाएगी, उज्जैन के आसपास नहीं नहीं। देखिए डॉक्टर साहब के मन में एक कहीं पीड़ा भी दिखी मुझे इसको लेकर कि आप एक वैश्विक अद्भुत सनातन परंपरा के आयोजन को आप इतने संकीर्ण अर्थों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी आज आपने इनलाइटेंड, मुझे भी प्रकाश मिला है ना। जैसे आपने सही कहा कि जैसे हम उदाहरण के लिए अभी सब मिलाकर 8 किलोमीटर के घाट हमारे बने हुए, अब हम उसको 30 किलोमीटर के और नए बना रहे हैं। तो 30 किलोमीटर के घाट बनाने में 15 किलोमीटर इस तरफ, 15 किलोमीटर उस तरफ, तो 30 किलोमीटर के घाट में 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। ये प्रबंधन अपना इस सिंहस्थ के माध्यम से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर साहब को कि सिंहस्थ का आयोजन और आशीर्वाद लेकर फिर तैयारी अगले अभियान की, और उसमें भी ईश्वर और बाबा महाकाल इनको सफल करें, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।